वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। पिछले क्लास में हमने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देखा था, टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेते थे और हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिटेल से देखा था। आज हम देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, sp2 मतलब ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल थे? तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल थे। कौन कौन? 2s, 2px, 2py एंड 2pz। हाइड्रोजन के पास कौन से अवेलेबल है? तो हाइड्रोजन के पास केवल अवेलेबल है 1s। तो हम कार्बन का संकरण देख रहे हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो कार्बन के पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है और इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल 3 ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, तब जाके बनेगा sp2। तो मान लेते हैं कि 2s मिला प्लस 2px प्लस 2py। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या बना देगा? 2sp2। क्योंकि हमने बताया है हाइब्रिडाइजेशन का नाम वैसे ही लिखते हैं कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं और कौन कौन से। क्योंकि एक s और दो p मिलके हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा बच्चों? sp2। और sp2 ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी, क्योंकि एक s से मिलके बना है और दो p से मिलके बना है। तो ऐसे ऐसे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर p का 2 ऑर्बिटल भाग लिया है, एक px और एक py। तो इसलिए जो sp2 होगा इसको हम बोलते हैं sp2xy। ये xy प्लेन में होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन रह गया है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कार्बन के पास 3 p थे, लेकिन उसमें से 2 ही p sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन? px, py। एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया, कौन सा? pz। इस केस में जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो pz। मान लो कि 2s रहता ही, ये वाला 2s, और इसके साथ अब 2px आ जाता और 2pz, ये भी पॉसिबल है। तो इस बार भी क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका नाम क्या देंगे हम? xz। क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये xz प्लेन में होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल का px और pz ही पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में जो हिस्सा नहीं ले रहा है वो इस बार है py। एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि py पार्टिसिपेट कर ले, pz कर ले और px ना करे। 2sp2, इस बार इसको क्या बोलेंगे? yz। अनहाइब्रिडाइज्ड कौन रह गया? px अनहाइब्रिडाइज्ड इस केस में बचा रह गया। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे। 3 p अवेलेबल है, उसमें से 2 ही p को आपको सेलेक्ट करना है और एक p को अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ देना है, तब वो हाइब्रिडाइजेशन जो कहलाएगा कार्बन के केस में वो क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों? पीछे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या देखनी है ना, तो यहीं से देख लेंगे। एक s और दो p मिलके बना होगा, दो p में से कोई भी हो सकता है, px py हो सकता है, px pz हो सकता है, py pz हो सकता है, लेकिन एक s और दो p, तो चूंकि 3 से मिलके ये बना है इसलिए बनेगा भी कितना? 3 ही। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी? 3। पिछले क्लास में हमने बताया था नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड ये एग्जैक्टली इक्वल होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड के। तो यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं? s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर, s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर। कौन सा है? sp2 है, तो आप इसका s कैरेक्टर निकाल सकते हैं। sp2 है, s कैरेक्टर निकाले। 3 पार्ट है, 2p और एक s। 3 पार्ट में से एक पार्ट में s है और टोटल पार्ट कितना है? 3। तो 1/3 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा?
33.3% लगभग। पी कैरेक्टर अगर निकालें तो एस कैरेक्टर जब मिल गया है तो उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, या फिर यहां से भी देख लेंगे 3 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है पी, टोटल पार्ट कितने हैं 3, 2/3 इंटू 100, यह आएगा 66.6%। sp2 में एस कैरेक्टर 33.3%, पी कैरेक्टर 66.6%। थोड़ा सा एस कैरेक्टर इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। sp3 में एस कैरेक्टर कितना था 25, लेकिन इसमें एस कैरेक्टर हो गया है 33.3%। और पी कैरेक्टर क्या हुआ है sp3 की तुलना में, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वहां पर पी कैरेक्टर निकल के आता था 75%, यहाँ पे है 66.6%। इसको नोट कर लेंगे। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, शेप। हमने बताया था कि 2s का शेप कैसा होता है, तो चूंकि s है तो इसका शेप कैसा होगा स्फेरिकल। 2p का शेप कैसा होता है, ये डम्बल शेप का होता है। 2sp2 का शेप कैसा होगा, तो इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो उसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं, एक लोब को छोटा बनाते हैं और एक लोब को बड़ा बनाते हैं, इसी को बोल देंगे 2sp2। दूसरा पॉइंट हम यहीं पे देख लेंगे, साइज। साइज पिछला क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि साइज जो होता है वो पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ऑर्बिटल का साइज क्या होगा ये डिपेंड करेगा पी कैरेक्टर पे। यदि पी कैरेक्टर ज्यादा है उस ऑर्बिटल की साइज भी ज्यादा होगी और उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये लाइन हमेशा याद रखना है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो अगर साइज का ऑर्डर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 2p सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2sp2 और उसके बाद 2s, यही होगा साइज का ऑर्डर। क्यों, क्योंकि 2p में p कैरेक्टर कितना है 100%, sp2 में p कैरेक्टर कितना है 66.6% और 2s में p कैरेक्टर है ही नहीं 0%। तो p कैरेक्टर के ऑर्डर में ही हमने साइज को सजा दिया है। दूसरा देखते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में कि एनर्जी भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो जो यहां साइज का ऑर्डर निकल के आया है एग्जैक्टली वही ऑर्डर होगा एनर्जी के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 2p ऑर्बिटल की, उसके बाद 2sp2 की, उसके बाद 2s की। अगर हम एनर्जी डायग्राम में इसको बना के दिखाना चाहें तो एक एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर की ओर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। सबसे नीचे किस ऑर्बिटल की एनर्जी है 2s, तो 2s को सबसे नीचे दिखा देते हैं 2s। और ये एक ही है क्योंकि 2s में s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है 2s। उसके बाद कौन है 2sp2, इससे ज्यादा एनर्जी है तो इससे ऊपर दिखाएंगे। लेकिन sp2 की संख्या कितनी होगी 3, क्योंकि एक s और 2 p से मिला है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तो 2sp2, ये भी क्या है 2sp2, ये भी क्या है 2sp2 एंड ये भी क्या है 2sp2। सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की है p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल को और ऊपर दिखाएंगे। और p 3 तरह के होते हैं, एक px, एक py एंड pz। तो ये हो गया इसका एनर्जी प्रोफाइल। तो हमने शेप देख लिया, साइज देख लिया, एनर्जी देख लिया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या एप्लीकेशन होता है। उसके लिए एक मॉलिक्यूल हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एथीन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट आएंगे। एथीन में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। तो देखते हैं पहले एथीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथीन होता है C2H4। यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड C, H H H एंड H। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा। जब भी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बने तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो ये सिग्मा है और ये एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल जो इसमें बनते हैं 5 सिग्मा
और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। दोनों कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो मान लेते हैं ये sp2 है, ये sp2 है। sp2 कहने का मतलब कि दो p ऑर्बिटल भाग लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि इस बार जो p ऑर्बिटल इस कार्बन के लिए भाग ले रहे हैं वो x और y है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, sp2xy। इसका भी नाम क्या देंगे, sp2xy। अब हम देखते हैं कि एथीन मॉलिक्यूल में जो फॉर्मेशन हुआ है ये 5 सिग्मा बॉन्ड का और एक पाई बॉन्ड का, वो किस तरह से हुआ है। हम जानते हैं बच्चों, जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो लीनियर ओवरलैप से होता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। तो अब देखते हैं ये पांचों बॉन्ड कैसे बने हैं, पांचों सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। उसके लिए हमको पता होना चाहिए कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो कार्बन के पास आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल है, तो चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज है तो 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे इसके पास। 3 जो होंगे संख्या में वो 2 sp2 ऑर्बिटल होंगे, और एक जो ऑर्बिटल होगा वो होगा pz, क्योंकि यहां पर sp2xy है तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा pz। तो एक pz ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज कार्बन के पास बचा हुआ है। तो 4 ऑर्बिटल हो गए, जिसमें से 3 sp2 और एक pz। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है और वो कौन सा है, 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तीनों sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, pz में होगा। अब एथिलीन मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले दोनों कार्बन दिखा देते हैं यहाँ पे। सपोज एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल है। ये तीनों अपने आप को स्पेस में मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पे ओरिएंट करेंगे, और तीनों के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है एंगुलर, वो 120 डिग्री है। आप चाहे प्लेन से बाहर भी चले जाए तो भी 3 लाइन को 120 डिग्री से ज्यादा एंगल पे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और ये काम यहाँ प्लेन में ही संभव हो जाता है। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक प्लेन में ही होते हैं 120 डिग्री के एंगल पे। तो कार्बन का तीनों ऑर्बिटल हम बना देते हैं हाइब्रिडाइज वाला, एक ये, एक इधर, एक इधर। इसका छोटा लोब इधर बना दो, इसका छोटा लोब इधर और इसका छोटा लोब इधर। तीनों जो ये ऑर्बिटल है ये sp2 है, यहाँ पे दिख रहा है sp2, ये भी है sp2 एंड ये भी है sp2। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। कार्बन के पास एक ऑर्बिटल और है जो अनहाइब्रिडाइज है, वो कौन सा है, pz। सपोज कर लो ये प्लेन जो है हमारा ये xy प्लेन है, xy बोर्ड का प्लेन है xy। तो ये सारी जो चीजें लिखी हुई है ये xy प्लेन में ही है, लेकिन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो pz है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मतलब p ऑर्बिटल का आधा लोब प्लेन से बाहर होगा और आधा लोब प्लेन के अंदर होगा। लेकिन हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे हम नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए आप ऐसे समझें कि pz इस तरह से है, ये है हमारा pz। pz का दोनों लोब हम सेम बनाएंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। फिर इस कार्बन के साथ वैसे ही है 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो तीनों बना देते हैं इधर, एक ये, छोटा लोब इसका इधर है, एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल इस तरह से, छोटा लोब इस साइड। इस sp2 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जो मिलके एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी क्या है, sp2, एंड ये भी क्या है, sp2 ही है। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, कैसे बना है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से। इस कार्बन पे भी एक pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, इस तरह से दिखा देते हैं इसको, दोनों लोब सेम, ये pz है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये pz जो इस प्लेन के बारे में सोचे, ये बोर्ड का प्लेन है तो pz ऐसे है, और pz लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे, और इसको बोल देते हैं ये क्या बन गया है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा और पाई था वो हमने दिखा दिया, सिग्मा पाई कैसे बना। 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बन रहा है, तो उसके लिए कार्बन के 4 sp2 ऑर्बिटल इंतजार कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1s आए, ओवरलैप करे और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। लीजिए यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s एंड हाइड्रोजन का 1s। और इस तरह से कंप्लीट ऑर्बिटल डायग्राम बन गया हमारा एथिलीन का। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथीन, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथीन। ये बात समझ में आ गई। यहां पे देखेंगे तो बॉन्ड एंगल जो निकल के आया है वो 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कैसा है? 120 डिग्री, क्योंकि तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने एंगल पे सेपरेटेड हैं? 120 डिग्री पे। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो सेंट्रल एटम के दो बॉन्ड के बीच का एंगल है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन यहाँ है और कार्बन इधर है बॉन्ड। ये तो पीजेड जो है ऊपर वो सिर्फ पाई क्लाउड है, तो बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। बॉन्ड एंगल इसका कितना है? 120 डिग्री ही है जो प्लेन में बन रहा है। एक ये और एक ये, उसी तरह से इधर भी बन रहा है 120 डिग्री। ज्योमेट्री अगर हम इसका पूछे कि ज्योमेट्री कैसा है तो आप क्या बताएंगे? ज्योमेट्री क्या मीथेन मॉलिक्यूल की तरह ये एथीन का जो मॉलिक्यूल है प्लेन से बाहर गया है? जी नहीं, प्लेन से ये बाहर नहीं गया है। सारे एटम जो है दोनों कार्बन प्लेन में है और चारों हाइड्रोजन प्लेन में है। प्लेन से अगर बाहर कुछ गया है तो वो पाई क्लाउड है। ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आधा प्लेन के बाहर है और आधा प्लेन के अंदर है, लेकिन कोई एटम बाहर नहीं गया है। तो हम तब तक मॉलिक्यूल को प्लेनर ही मानेंगे जब तक सारे एटम किस में है? प्लेन में है। नॉन प्लेनर तब कहेंगे जब कोई एटम प्लेन से बाहर चला जाए। पाई क्लाउड बाहर जा रहा है उससे मतलब नहीं है ना। तो ज्योमेट्री जो इसका होगा, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्री हो गया। बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? तो नाम ही है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यस, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर कहने का मतलब मॉलिक्यूल के सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे, वैसे मॉलिक्यूल को प्लेनर कहते हैं। तो ये एथीन को ऐसे दिखाते हैं। ये इसका कंप्लीट ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है। एथीन या एथिलीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है जिसमें एक s और दो p मिलते हैं और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है जो उस sp2 प्लेन पे, इस बार sp2 प्लेन क्या है? xy, उस पे परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहता है। pz, मान लीजिए अगर ये प्लेन sp2 xz होता तो py परपेंडिकुलर होता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे जो एक प्लेन में होंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जो sp2 प्लेन में, जिसमें sp2 के ऑर्बिटल है जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो कि लैटरली ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमेशा याद रहे, जब भी एक पाई बॉन्ड बनेगा इसका मतलब पक्का वो पाई बॉन्ड कौन बना रहा हो? p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं, वो लैटरल ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करके बनाता है। और p ऑर्बिटल कब लैटरली ओवरलैप करेगा? जब कार्बन पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। मतलब p ऑर्बिटल प्रेजेंट क्यों होगा? क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया होगा। तो एक डबल बॉन्ड ये इंडिकेट कर देता है कि कार्बन का एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। इसलिए अगर एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके क्या हो जाएगा? sp2, क्योंकि तीनों p इसमें अवेलेबल होते तो ये डबल बॉन्ड बनता ही नहीं। एक p है जो लेटरली ओवरलैप करके क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एक एथिलीन मॉलिक्यूल को दर्शाने का एक और तरीका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज ऐसे लिखा रहता है C H H H एंड H, और उसके ऊपर पाई क्लाउड ऐसे बना देते हैं इस तरह से भी ये बना मिलता है। ये पाई क्लाउड है, ये जो दिखाते हैं ये पाई क्लाउड है। इस फिगर में यह समझाया जाता है कि यदि एथीन मॉलिक्यूल के सारे एटम को हम एक प्लेन में ले तो पाई क्लाउड आधा प्लेन के ऊपर जाएगा और आधा प्लेन के नीचे आएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, ये हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन है जिसपे एथीन के सारे मॉलिक्यूल है।
तो पाई क्लाउड आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि पीजेड इसके परपेंडिकुलर था और वो लेटरली ओवरलैप, आधा लोब ऊपर है और आधा लोब नीचे है। तो इफ वी टेक ऑल द एटम्स ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल ऑन पेपर, then pi cloud is distributed half above and half below the paper। यही कहना है इस स्ट्रक्चर का। तो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से देख लिया, आप इसको रिवाइज करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन और वहां पे समझेंगे इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटिलीन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम कैसे बनता है। थैंक यू।